क्या यही यही बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के विश्वविद्यालय हैं? क्योंकि वाइस चांसलर बन रहा है आरएसएस की शाखा से। और यह बात नागपुर कहने में भी डर नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि वो खुद कहते हैं, बड़े वाले पशु डॉक्टर थे लेकिन उनको Z+ सिक्योरिटी मिली है। समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ गया ना? तो वो कहते हैं कि 2000 साल तक हमारे लोगों ने SC ST OBC के साथ भेदभाव किया है, तो 200 साल तक तो रिजर्वेशन रहना चाहिए। हमने अपने ही समाज के बंधुओं को सामाजिक व्यवस्था के तहत पीछे रखा, उनका जीना पशु समान हो गया तो हमने चिंता नहीं की, और ऐसा कम से कम 2000 वर्ष चला ही है धीरे धीरे। इसलिए जब तक वो भेदभाव है तब तक उसको चालू रहना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने वाइस चांसलर बनाए हैं तो आरएसएस की शाखा से निकले हुए लोग, प्रिंसिपल बनाए तो उन्हीं, तो जिसको परमानेंट होगा वो भी शाखा जाएगा कि नहीं? मैं जब यहां आ रहा था तो हमारे दोस्त कह रहे थे किसी जगह पर शाखा लगती, लगाओ शाखा, हमें दिक्कत नहीं, आपका तो पूरे देश दुनिया पर राज है भाई, हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? अरे इस देश का प्रधानमंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है, इस देश का गृह मंत्री आरएसएस की विचारधारा वाला है। लेकिन विश्वविद्यालयों को तो रहने दिए होते। उसी जगह पर जब आप ज्ञान और दर्शन की शिक्षा देकर भारतीय परंपरा पढ़ा रहे हो, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से कि उसी भारतीय ज्ञान परंपरा में तथागत बुद्ध क्यों नहीं है, संत कबीर क्यों नहीं है, गुरु रविदास क्यों नहीं है, गुरु नानक क्यों नहीं है, चोखा मेला बसवन्ना नारायण गुरु से लेकर के पेरियार क्यों नहीं है, ज्योतिबा फूले क्यों नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं है? इनके बिना क्या भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी हो सकती है क्या? तो सिलेबस में वो क्यों नहीं है भाई? ये आपकी नई शिक्षा नीति में किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे पेपर दिखाया था पिछली बार। तो ज्योतिष शास्त्र क्या होगा? दुनिया में एजुकेशन पैटर्न कहीं और जा रहा है, और हमारे यहां टेलीविजन पर बैठकर एक आदमी मंत्र फूंक करके नारियल को हवा में उड़ा रहा था, देखा आपने? हमारे यहां क्या हो रहा है? एक आदमी कहता है कथावाचक। देखिए धर्म के आड़ में क्या किया जा रहा है, और आस्थावान हिंदुओं को भी सोचना चाहिए। एक आदमी कह रहा है, रील बनवाता है, वहां रहता है कहीं, वो कह रहा है कि भगवान की दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं होती, देखा आपने? वो कहा कि चूंकि भगवान की उम्र नहीं बढ़ती, तो उसने कहा कि ब्रह्मा जी की तो होती थी, तो कहे वो भगवान थोड़ी है, और चुपचाप हिंदू सुन रहा है। वही कथावाचक कह रहा है कि पता है हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? क्योंकि जब एक चिड़िया का अंडा समुद्र में गिर गया, उसने जो है ब्रह्मा जी से या किसी से याचना की कि वो गिर गया है, किसी तरह समुद्र सुखा देते, तो अगस्त मुनि ने पूरे समुद्र को पी लिया और समुद्र सूख गया। और जब यह बात अंग्रेजों को पता चली कि एक ही अगस्त ने सारा समुद्र पी लिया, तो अब तो 15 अगस्त हैं, भागो यहां से, और देश आजाद हो गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनकी रील पूरे इंटरनेट पर वायरल है। मुझे दोष मत देना, मेरे ऊपर मुकदमा मत करना, वैसे ही आधा दर्जन मुकदमा मेरे ऊपर है। ये लोग ये तो धर्म की बात कर रहे हैं, ये भारतीय परंपरा है क्या? एक आदमी है, बच्चा था, और बच्चा होकर के कह रहा है कि मैं डायरेक्ट हनुमान जी से और रावण से फोन पर बात करता हूं, हेलो हनुमान जी कैसे हैं आप? और वो पर्ची बना करके दुनिया में भाग्य बढ़ रहा है। और वो कहता है, नई शिक्षा नीति के पहले था साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, और जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे छोटे भाई जो हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा में निकला हुआ है, 4-5 दिन चला था, बीमार हो गया तो सड़क पर लेटा था, थर्मामीटर लगा था। अरे पर्ची बना लेते अपनी भी कि आज शाम को मैं बीमार होने वाला हूं, तो दोपहर में ही ठीक हो जाते। दिल्ली में आतंकी हमला हो गया, कोई पर्ची नहीं बनी। उस व्यक्ति ने एक रील में मैंने देखा, कहा कि देश के रक्षा मंत्री से मैं कहता हूं कि मेरे पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन मेरा आप इस्तेमाल करिए, और देश की सुरक्षा के लिए जहां जरूरत होगी मैं जाऊंगा। अरे भाई तुम क्या सुरक्षा करोगे? अपना भाई छोटा वाला जेल गया था, छतरपुर के लोगों को गूगल करके पढ़ना, अपने छोटे भाई को जेल जाने से जो न बचा पाया, वो पूरे ब्रह्मांड की पर्ची बना रहा है। और वो कह रहा है कि देसी गाय के गौमूत्र में हल्दी मिलाकर पियो, कैंसर ठीक हो जाता है। देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A वो कहता है कि हमें देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करना है, और नई शिक्षा नीति वैज्ञानिक चेतना का प्रसार करने की बजाय धार्मिक और सांस्कृतिक भारतीय दर्शन को पढ़ाने की आड़ में एक धर्म की आरएसएस वाले विचार को आपकी शिक्षा में दे रही है। तो जब उससे बच्चे पढ़ के निकलेंगे तो वो फूले अम्बेडकर पेरियार को पढ़ेंगे?
यानी उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली कि अब अगली पीढ़ी भी आपकी धार्मिक निकलेगी। यह शिक्षा व्यवस्था है सबके लिए। अगला पॉइंट, भाषाओं के लिहाज से मैं अभी और कोई बात नहीं कहूं, संस्कृत को जोर दिया गया है और जितने इनके नेता हैं सारे उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। मतलब सारे नेताओं के बच्चे वो ट्वीट करते हैं, भाई आज मेरी बेटी ने हार्वर्ड से अपना डिप्लोमा का नौकरी पास कर ली, 2 करोड़ प्रति वर्ष के पैकेज पर अब उसे कैलिफोर्निया में नौकरी मिल गई है। और जैसे ही वो व्यक्ति भारत में आएगा और कहेगा जागो जागो हिंदू एक हो जाओ, तुम्हारा धर्म खतरे में है। तो जब धर्म खतरे में तो अपना बेटा बेटी को क्यों नहीं उसको बचाने के लिए ले आते? उनके बेटा बेटी विदेश में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और भारत में आकर के केवल मजहब के नाम पर लड़ाना। और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लैंग्वेज का फॉर्मूला ऐसा कर रहे हैं कि आप इस देश में चाहते हैं कि एक ही लैंग्वेज, तो आप पढ़ो ना भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजी भी पढ़ना, भारतीय भाषाओं को भी पढ़ो, आप मराठी भी पढ़ना, आप अंग्रेजी भी पढ़ो। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह क्लॉज बड़ा गड़बड़ देखा गया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका 5 साल में क्या उदाहरण देखने को मिला, और उदाहरण देखने को मिला कि डिजिटल डिवाइड हुआ। डिजिटल डिवाइड इतना खतरनाक है कि विदर्भ के इलाके में जहां किसान आत्महत्या करता है वहां कितना इंटरनेट चलता है, कितने लोगों के पास मोबाइल है, और कितने बच्चे इंटरनेट से यूट्यूब से डिग्री पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। जब डिजिटल डिवाइड कह रहा है कि मोर देन 50% SC ST OBC के बच्चों को आज तक मोबाइल इंटरनेट या अच्छा कनेक्शन नहीं मुहैया है, तो यह डिजिटल डिवाइड फिर से वापस वही भारत बना रही है कि नहीं कि कुछ लोगों को शिक्षा मिलेगी और बाकी अपने आप शिक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो ये इस देश के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं हॉस्टल में रिजर्वेशन नहीं, EWS आरक्षण आ गया, हर जगह लागू हो गया, और मंडल कमीशन के बाद 54% रिजर्वेशन बढ़ा था, वो आज तक इंप्लीमेंट हर जगह नहीं हुआ है। फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, प्रोफेसर की डायरी पढ़ना। और एक बात याद रखना नागपुर के लोगों, अब मैं आखिरी में अपने भाषण को समेट रहा हूं, अखबार में ऐड आता है कि 1000 रुपए का पिज्जा सस्ता हो गया, भारी छूट। जो 1500 का पिज्जा था वो एक्स्ट्रा लार्ज साइज वाला अब 1000 में मिलेगा, 5 आदमी पिज्जा खा सकते हैं, और पेप्सी की बोतल मुफ्त में मिलेगी और आप गदगद होके चले जाते हैं। उसी देश में बहस होती है कि 500 रुपए की किताब बहुत महंगी है, 500 की किताब महंगी है और पिज्जा महंगा नहीं। वो पिज्जा जो रात में खाया तो सुबह कहीं नजर नहीं आता, वह पिज्जा जिसे 4-5 लोग ही खा सकते हैं, उससे ज्यादा उसका कोई फायदा कोई दूसरा नहीं उठा सकता। उस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर 500 की किताब खरीद कर जाओगे तो 5000 लोग उसको पढ़ सकते हैं और पूरे जीवन उसके विचार हरे रह सकते हैं। इसलिए किताबों को खरीदना हम सबको सबसे पहले शुरू करना चाहिए। किताबें ही तो सवाल करना सिखाती हैं, किताबें ही तो सोचना सिखाती हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भारत के उन लोगों में शुमार हैं जिनकी लाइब्रेरी दुनिया के सबसे बड़ी लाइब्रेरी में से एक मानी जाती है। एक बार एक पत्रकार आया, और पत्रकार कई जगह ये किंवदंतियां चलती हैं, कई बड़े नेताओं के पास पहुंचा, रात शुरू हो चुकी थी, ढल चुकी थी, सारे लोग सो गए थे। तब उन्होंने कहा कि और कोई नहीं तो अंबेडकर से मिल लेते हैं। और जब गए तो आधी रात को बाबा साहब कुछ लिख रहे थे, और उसके बाद जब वो व्यक्ति पहुंचा तो उस पत्रकार ने पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर आप सोए नहीं? तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। जिस दिन मेरा समाज जाग जाएगा उस दिन वो अपने आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ पाएगा। और आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, 2 ही चीजें, एक तो संविधान, दूसरी शिक्षा। अगर ये 2 चीज हम बचा ले गए तो 25 साल बाद, 50 साल बाद की पीढ़ी जब हमें याद करेगी तो शर्मिंदा नहीं होगी। और अगर हम ये 2 चीजें नहीं बचा पाए तो वो पीढ़ी हमें माफ भी नहीं करेगी। मैं आखिर में ये बात कहते हुए विदा लेना चाहता हूं कुछ आंकड़ों के साथ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 20 साल में 45,000 सरकारी डिग्री कॉलेज हैं, उन्हें बंद करके क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत केवल 15,000 सरकारी डिग्री कॉलेज बनाएंगे। यानी 30,000 सरकारी डिग्री कॉलेज बंद किए जाएंगे, कई लाख सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे ताकि अंबानी और अडानी का स्कूल और डिग्री कॉलेज खोल सकें। विश्वविद्यालयों में ज्ञान के अनुसंधान नहीं होंगे। तुम हवन करा रहे हो, तुम शाखा लगवा रहे हो,
तो एक विश्वविद्यालय में अगर हवन कर लिया और गूगल करके जाके देखना, कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है तो उसके ऊपर FIR हो जाती है कि तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नमाज कैसे पढ़ सकते हो, तुम हवन करा सकते हो, तुम एक धर्म का प्रचार कर सकते हो केवल इसलिए कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है। फिर यह संविधान का अपमान है। संविधान ने सबको बराबरी का सम्मान दिया। विश्वविद्यालयों को कम्युनल कर दिया गया है, सांप्रदायिक कर दिया गया है। बच्चे बच्चे में हिंदू मुसलमान की नफरत भर दी गई है, जाति के नाम पर भेदभाव भर दिया गया। ये सारे कथावाचक जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे देश में सड़क पर उतरे हुए हैं, एक भी व्यक्ति उनसे यह पूछता है कि हिंदू राष्ट्र तो संविधान के विरोध में कही गई बात है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1940 में पाकिस्तान अंडर पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में साफ तौर पर लिखा कि अगर हिंदू राष्ट्र हकीकत बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कह लें, वो हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुता से मेल नहीं खाता। ये लोकतंत्र विरोधी है, इसलिए किसी भी कीमत पर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोका जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में लिखा है, पाकिस्तान अंडर पार्टीशन ऑफ इंडिया। और इसलिए आज आप खुलेआम वो सब होने दे रहे हो। एक व्यक्ति कह रहा था कि पृथ्वी किसके अधीन है? देवता के। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के। इसलिए पृथ्वी पर देवता कौन हुआ? तो बाकी क्या हुए? ये वो लोग कथा कहते हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। उनसे 3 सवाल पूछना नागपुर के लोगों। पहला, संविधान बड़ा कि मनुस्मृति? दूसरा, SC ST OBC को मिलने वाला आरक्षण सही है या गलत? तीसरा, डॉक्टर अंबेडकर बड़े कि कोई और? आप जरा हाथ उठाकर बताना, इन तीनों में उनका जवाब क्या है? क्या वो डॉक्टर अंबेडकर को बड़ा मानते हैं? क्या वो संविधान को मनुस्मृति से बड़ा मानते हैं? क्या वो आपके आरक्षण का समर्थन करते हैं? जब वो आपके सारे चीज के विरोध में है तो उनकी कथा सुनने कौन सबसे ज्यादा जाता है? भाई 90% आबादी जिसकी है वही भीड़ तो वहां भी है, क्योंकि हमारी शिक्षा वहां तक नहीं पहुंची। मैं बधाई देता हूं। और आज ये बात कहना होगा, सूरज कैसे पैदा हुआ, धरती कैसे पैदा हुई, चांद सितारे कैसे बने, इंसान कैसे बने, सबका जवाब जिसके पास था वो एक मोबाइल नहीं बना पा रहा है, वो पैरासीटामोल की दवाई नहीं बना पा रहा है। ये भारत सोने की चिड़िया था जब इसमें बुद्ध पैदा होते थे, कबीर पैदा होते थे, जब इसमें चारवाक लोकायत पैदा होते थे, आर्यभट्ट पैदा होते थे। लेकिन उसके बाद ज्योति बसु से आकर के कलाम पैदा हुए, लेकिन तुमने उन्हें महानायक बनाया क्या? क्यों इस भारत में कोई गैलीलियो, कोई आइंस्टीन और कोई न्यूटन फिर नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि फिर यहां पर्ची कौन बनाएगा? यहां आइंस्टीन, गैलीलियो पैदा होते अगर उनको नींबू, नारियल और हरी मिर्च से बचा लिया गया होता। आपने अंधश्रद्धा को पूरे देश में इंपोज कर दिया, तो वैज्ञानिक कहां से पैदा होंगे? फिर वही पैदा होंगे जो पैदा हो रहे हैं। बादल आता है तो रडार काम नहीं करता है, समझदार को इशारा काफी। और अब उन्हें नया भगवान बनाया जा रहा है। दुनिया भर में यही पढ़ाया जाता है ना कि H2O का मतलब पानी होता है, O2 को मतलब ऑक्सीजन होता है। लेकिन धरती कैसे पैदा हुई है ये हर जगह अलग अलग पढ़ाया जाता है। हमें वैज्ञानिक चेतना का भारत बनाना है, हमें किसी से विरोध नहीं है। आप कह रहे हो कि गोबर खाने से बीमारी ठीक होती है, हम कभी आपका विरोध नहीं कहेंगे। खूब गोबर खाइए, हम तो किसान परिवारों के लोग हैं, कम पड़े तो बताइएगा, सप्लाई किसान कर देंगे। गोबर खाने से आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन पूरे भारत के नौजवानों की पीढ़ी को अगर आप गोबर खिलाना चाहते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे। हम कहेंगे कि गोबर खेत में डालो, उससे अनाज पैदा होता है, और उसी अनाज में, गोबर के अनाज से हलवा बनने के लिए फसल पैदा होती है। और अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो और अच्छा सोचो, ताकि इंसान और इंसान के बीच की नफरत खत्म हो, मोहब्बत बढ़े। तुम नफरत बढ़ाना चाहते हो, हम मोहब्बत की बात करने आए। और मोहब्बत बढ़ेगी तो केवल शिक्षा से। नागपुर के लोगों, अभी ये कार्यक्रम खत्म होगा, जब आपके सामने स्टॉल लगी है, मेरी किताब पढ़ना मत पढ़ना, अपना प्रचार खुद ही क्यों करूं मैं। लेकिन जो भी किताब वहां पर होगी, महापुरुषों की जीवनी होगी, डॉक्टर अंबेडकर की किताबें होंगी, महात्मा फूले की गुलामगिरी होगी। एक एक किताब खरीदिए, और अगर आपके घर में वो किताब है तब भी वो किताब खरीदिएगा। और जब भी किसी की शादी में जाएं, किसी के बर्थडे में जाएं, कहीं जाएं, तो उसको फूलों की माला या गुलदस्ता भेंट करने की बजाय कोई किताब भेंट करिए, और उसके बाद देखिए कि हमारी वैचारिक क्रांति आगे बढ़ती है या नहीं। इसलिए शिक्षा बचाना केवल भाषण से नहीं बचेगी। अपने यहां स्कूल अगर बंद हो रहे हैं तो एक पैरेलल पाठशाला, कोई फूले फिर पैदा होंगे क्या? कोई सावित्रीबाई फूले वापस अवतार लेंगी? हमारे यहां तो अवतार को लोग मानते नहीं। तो अंबेडकर तो चले गए, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ करके, फूले चले गए,
और हमें जो दे गए हम वही नहीं बचा पा रहे हैं। हमारे आंखों के सामने संविधान तार तार हो गया। वोट चोरी करके आपके लोकतंत्र को लूट लिया गया, क्योंकि उनके पास हुकूमत है, उनके पास मीडिया है, उनके पास पैसा है, उनके पास बाहर खड़े लोग हैं जो हिंसा पर आमादा हैं, किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, किसी को वो नरेंद्र दाभोलकर, किसी को पंसारे, किसी को कलबुर्गी बना सकते हैं। तो क्या डर जाओगे क्या? डॉक्टर अंबेडकर डर गए होते तो देश को हमें एक नायक मिल पाया होता क्या? वो कहते हैं कि डर जाएं हम और भूत के डर से मकान छोड़ दें हम, इसलिए लड़ना पड़ेगा। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कहती है उसको गांव गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी, और मैंने बहुत थोड़ा ही समझाया। और आखिर में जाके कह रहा हूं कि जिस देश में शिक्षा खत्म हो जाएगी उस देश से समझदारी खत्म हो जाएगी, और समझदारी खत्म हो जाएगी तो सवाल करने की ताकत खत्म हो जाएगी। आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी, और अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलाम पैदा करना चाहते हैं तो फिर इस शिक्षा नीति के जो दुरुपयोग हो रहे हैं उसको गांव गांव पहुंचाइए और समझाइए कि कैसे है। आपके विदर्भ के कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, उन स्कूलों पर पैरेलल पाठशाला शुरू कर दीजिए कि हम संविधान पाठशाला वहां चलाएंगे और SC ST OBC बच्चों को मुफ्त में पढ़ाएंगे, और हम सारे लोग अगला कार्यक्रम उस पाठशाला में करें जो गांव में स्कूल बंद हो गया था वहां खुला है, तब जाकर के क्रांति आएगी। केवल राजनीतिक दलों का इंतजार मत करिए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए कि स्कूल बंद कैसे होंगे, और उन लोगों से सजग रहिए जो यहां जय भीम बोलते हैं और वहां जाकर के उनकी सत्ता में नतमस्तक हुए। दलित पैंथर से निकले हुए कुछ नेता वहां आज भी मिनिस्टर बने हुए हैं। समझदार को इशारा काफी है। और आज हमारे लोग उस तरह की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे हम इस तरह के सवाल करने से अपनी नस्लों को बचा पाएंगे। असद अकबराबादी का एक शेर है, ये दोहरे चरित्र वालों से पूछना जो इधर भी अच्छा उधर भी अच्छा करते हैं। दो नावों पर पांव पसारे ऐसे कैसे, दो नावों पर पांव पसारे, मतलब अंबेडकर भी सही है और सावरकर भी सही है, दोनों तो नहीं चल सकता, दोनों विरोधी विचार। दो नावों पर पांव पसारे ऐसे कैसे, वो भी प्यारा हम भी प्यारे ऐसे कैसे। भाई विचार तो स्पष्ट होना चाहिए। सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधी है, हंसकर बोले चांद सितारे ऐसे कैसे। और आखिर में अपने लिए भी आप भी ये बात कहिएगा कि मुझ जैसों को यहां पर देख के कहते हैं वो इतना आगे बिना सहारे ऐसे कैसे। हम बिना सहारे के यहां आए हैं, लेकिन हां हमारा कोई गॉडफादर नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने सदन में बोला था कि फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर कहना। इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो आपको जीते जी स्वर्ग मिल जाता। हम कहते हैं कि स्वर्ग है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस व्यक्ति का नाम है जिसने करोड़ों लोगों के लिए नरक से बदतर जो जीवन था उसे बेहतर करके जीते जी स्वर्ग बनाने का काम किया। इसलिए हम अंबेडकर को याद करने की बात करते हैं।